Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to discuss part 2 of geography. It means HCG paper number 2 for ICSE class 10 for the year 2023-24 issued by Council. As you know, in part 2 we have 9 questions. Out of these 9 questions we need to attempt only 5 questions. So starting with question number 4. First part is the southwest monsoon is late this year. The Indian Meteorological Department on Tuesday, May 16 had predicted that the onset of the southwest monsoon is delayed by 4 days. And agricultural economy India is heavily reliant on the monsoon, which brings 75% of its annual rainfall. This is topic taken from Indian Express. In A part, as a student of geography, what according to you may be the reason for the delay of monsoon? आपको क्या लगता है कि मॉनसून डिले क्यों हुआ होगा? क्यों उन्होंने बोला है कि 4 डेज से डिले हो रहा है? So, intense heat over the Indian subcontinent causes a low pressure region over the northern plains. आप सबको पता है जहां गर्मी होती है वहां लो प्रेशर रीजन हो जाता है. This low pressure attracts the moisture bearing winds from the surrounding water bodies where high pressure prevails. But a strong pressure gradient should establish to attract the masses of moist air. Due to cyclones or El Nino effect, the sea surface gets warmer. अब वहां ठंडा होना चाहिए था जहां पर हाई प्रेशर होता, लेकिन हम इसमें प्रोबेबल रीजन दे सकते हैं maybe due to cyclones or El Nino effect, the sea surface gets warmer and temperature difference between land and the sea reduced, resulting in delayed monsoon. इसकी वजह से monsoon delay हुआ हो सकता है क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर का डिफरेंस, हाई और लो में प्रेशर का जो डिफरेंस है वो ज्यादा होना चाहिए था उन मॉइस्चर लेडन विंड्स को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन अगर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा तो वो डिले हो जाएंगी. B part. What is the usual time for the onset of summer monsoon in Kerala? As you know, Kerala is the first state to receive southwest monsoon rains. So the usual time for the onset is end of May or early June. It means 1st June. क्योंकि प्रेशर कंडीशंस उसी हिसाब से अलाउ करते हैं, तो केरला इसीलिए स्पेशली दिया गया क्योंकि वो फर्स्ट स्टेट है जहां से साउथ वेस्ट मानसून विंड इंडिया में एंटर होगी. Second part, what is the source of winter rainfall in the following areas? तो आपको अलग अलग दो एरियाज के नाम दिए गए हैं, इनमें विंटर रेनफॉल क्यों हो रहा है? जैसे आपको पता है कि जो समर रेनफॉल है वो तो ज्यादातर हमारा साउथ वेस्ट मानसून विंड से ही होता है, और जो विंटर मानसून है वो यहाँ तो कई स्टेट्स में होता ही नहीं है. अगर होता है तो दो ही रीजन है. अब हम उसमें देख रहे हैं, पहला स्टेट इन्होंने पंजाब बोला है, तो पंजाब में आप सबको पता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मेडिटेरियन सी रीजन से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आएंगी उन्हीं से पंजाब में विंटर रेनफॉल हो रहा होता है. स्पेशली ये उसी टाइम पे होता है जब आप अपना प्री बोर्ड पेपर दे रहे होते हैं, उसी समय बाहर जो बारिश हो रही होती है, तो याद रखना ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से पंजाब, हरियाणा या इधर वाले एरियाज में जो भी बारिश हो रही है विंटर्स में. बी पार्ट इज तमिलनाडु. तो तमिलनाडु में कहां से बारिश आ रही है विंटर में? नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड. नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड आती है, वो पिक करती है मॉइस्चर बे ऑफ बंगाल से और फिर बाहर निकल के इंडिया में यू टर्न लेके अंदर एंटर होती है. इसी से तमिलनाडु में बारिश होती है जो विंटर में होती है, क्योंकि विंटर में और कहीं बारिश होती ही नहीं है इंडिया में. नीचे अगर हम बात करेंगे तो तमिलनाडु यानी कोरोमंडल कोस्ट पे होती है, और ऊपर बात करेंगे तो पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ पार्ट में होती है. Third part is give a reason for each of the following. First is West Bengal gets rainfall from summer monsoons much before Uttar Pradesh. अब वेस्ट बंगाल हमारे इंडिया के ईस्टर्न साइड में आता है, वहां पर बारिश पहले आ जाती है फ्रॉम समर मानसून से और उत्तर प्रदेश में बाद में आती है. तो इसका रीजन क्या हो सकता है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून. आपको पता है साउथ वेस्ट मानसून की दो ब्रांचेस होती हैं जो स्ट्राइक होने के बाद बनती हैं, तो उसकी जो उस तरफ वाली राइट हैंड साइड वाली बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून स्ट्राइक अगेंस्ट द लोअर रेंजेस ऑफ हिमालय एंड असम हिल्स कॉज अर्ली एंड हैवी रेनफॉल इन वेस्ट बंगाल. में ज्यादा बारिश आती है और जल्दी बारिश आती है. बट अनदर ब्रांच विच डिफ्लेक्ट होके जो कहां चली जाएगी? टू रीच दूसरी तरफ जानी है यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में. तो विच डिफ्लेक्टेड इन द वेस्ट डायरेक्शन टेक टाइम टू रीच यूपी यानी उत्तर प्रदेश एज इट इज ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ ईस्ट.
तो फिर वो इस डायरेक्शन से आने की वजह से उस तरफ आते आते तक डिले हो जाती है। क्योंकि अब हमारे पास इसमें ये भी ध्यान रखना है, अगर हैवी रेनफॉल आ रहा है तो वो वेस्ट बंगाल वाली साइड में आ रहा है, जब इधर डिफ्लेक्ट होके वो यूपी वाली साइड की तरफ जाएगा तो धीरे 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 उसका मॉइस्चर जो है वो कम होता जाएगा। इन बी पार्ट, मिजोरम इज द रेनिएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। सबको पता है चिरापुंजी सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह है पूरे वर्ल्ड में। गिव रीजन फॉर इट। Because it is situated on the windward slope of खासी हिल्स। आपको पता है गैरो, खासी, जयंतिया तीनों हिल्स आती हैं बारी बारी से, उसमें जो सेंटर वाली है बांग्लादेश का जो पोर्शन बाहर निकला हुआ है उसके विंडवर्ड स्लोप में होने की वजह से मेस्वरम में ज्यादा बारिश होती है। तो हम पूरा आंसर लिखेंगे सिचुएटेड ऑन द विंडवर्ड साइड स्लोप ऑफ खासी हिल्स, रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ ओवर 1250 centimeter from Bay of Bengal branch of southwest monsoon। फोर्थ क्वेश्चन आपका, स्टडी द क्लाइमेटिक डाटा ऑफ स्टेशन ए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा क्लाइमेटिक डाटा को लेकर मैंने आपकी एक सेपरेट वीडियो भी ज्योग्राफी की बनाई है, जिसमें मैंने हर टाइप के प्रोबेबल क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं वो दिए हैं। मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के ऊपर आपको दिखाई दे जाएगा, आप उस वीडियो को खोल के देख सकते हैं। अगर आपको इस क्लाइमेटिक डाटा टाइप न्यूमेरिकल्स में से किसी में भी कोई भी डाउट है तो आई एम श्योर आपको वीडियो देखने के बाद वो क्लियर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में आपको क्लाइमेटिक डाटा के लिए टेम्परेचर और रेनफॉल दिया गया है, एक स्टेशन दिया गया है जिसमें जनवरी से दिसंबर तक आपको पता ही है पूरे 12 महीनों की टेम्परेचर और रेनफॉल दी गई है। तो ए पार्ट है, व्हाट इज द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्टेशन एक्स। ये ज्यादातर सबसे ज्यादा कवर होने वाला क्वेश्चन है, मैंने भी जितने वीडियो में आपको क्वेश्चंस दिए हैं हर एक का लगभग फर्स्ट पार्ट यही है कि आपने रेंज निकालनी है। तो एनुअल रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम जितना एवरेज आ रहा है माइनस मिनिमम जितना एवरेज आ रहा है उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। किसका पूछा है, टेम्परेचर का पूछा है तो टेम्परेचर का, रेनफॉल का पूछा है तो रेनफॉल का। अब यहाँ हम टेम्परेचर बोले तो टेम्परेचर यानी कि हम फर्स्ट वाले हॉरिजॉन्टल रो में जाएंगे और उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर देखेंगे। तो मैक्सिमम टेम्परेचर आपको जुलाई के मंथ में 33.1 दिखाई दे रहा है। तो 33.1 में से आप सबसे मिनिमम आपको कितना दिखाई दे रहा है, 23.1 जो कि जनवरी का है, तो उसमें से माइनस कर देंगे। तो 33.1 में से 23.1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो एनुअल रेंज आ जाएगी, जो कि टेम्परेचर रेंज है दिए गए स्टेशन एक्स के लिए। बी पार्ट, विच इज द ड्राइएस्ट मंथ। तो ड्राइएस्ट मंथ आपको पता है कि ड्राई कब होगा, यानी कि हम रेनफॉल वाले कॉलम में जाएंगे और हम मिनिमम जिसमें सबसे कम रेन हो रही है उसका मंथ लिखेंगे। तो पहले देखिए मिनिमम हो किस में रही है, 0.1 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो हम अप्रैल भी लिखेंगे और ब्रैकेट में 0.1 सेंटीमीटर भी लिखेंगे। सी पार्ट इज, नेम द विंड दैट ब्रिंग्स मैक्सिमम रेनफॉल टू दिस स्टेशन। इसका पता लगाने के लिए हमने सबसे पहले ये देखना है कि रेनफॉल कौन से मंथ्स में हो रहा है, उसी से हम विंड का पता लगा पाएंगे। तो आप देखिए मैक्सिमम रेनफॉल हमारा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मैक्सिमम 20.1 अक्टूबर में है, फिर नवंबर और फिर दिसंबर, यानी कि सारी जो बारिश है वो वहां पर विंटर मंथ्स में आ रही है, यानी कि यहाँ पे रिट्रीटिंग मॉनसून में आ रही है। तो जो वापस जाने का टाइम है उस टाइम पे बारिश आ रही है। तो नेम द विंड दैट ब्रिंग्स मैक्सिमम रेनफॉल टू दिस स्टेशन, क्योंकि इसमें टेम्परेचर जो है आपके पास, टेम्परेचर का अगर आप रेंज देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, तो टेम्परेचर रेंज आपकी 10 डिग्री आ रही है, तो टेम्परेचर रेंज लेस है। सो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स एज द एरिया लाइज इन साउथ ईस्ट कोस्ट। देखिए इसमें एक ट्रिक होती है, अगर आपको टेम्परेचर में रेंज ज्यादा दिखाई देती है तो इसका मतलब है वो एरिया हमारा नॉर्थ में लाई कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर रेंज में ज्यादा का मतलब है कि विंटर्स में ज्यादा ठंड होगी और गर्मियों में ज्यादा गर्मी होगी, तो टेम्परेचर रेंज इंक्रीज हो जाएगी। अगर रेंज इंक्रीज हो जाएगी तो वो जो स्टेशन हमारा है वो हमारा ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लाई कर रहा है, कोस्टल एरिया में नहीं है। और अगर टेम्परेचर डिफरेंस हमारा कम आता है तो इसका मतलब ये है कि वो स्टेशन हमारा नीचे ही कहीं कोस्टल एरिया में लाई कर रहा है। अब आपको पता ही है विंटर के मंथ में बारिश आ रही है, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स आएंगी आंसर में आपके पास, क्योंकि एरिया लाइज इन द साउथ ईस्ट कोस्ट। एज मैक्सिमम रेन इज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर में मैंने आपको बताया 20.1 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है। तो अगर इसमें पूछा नहीं गया, अगर पूछा भी जाता तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि दिस स्टेशन इज तमिलनाडु और यू कैन से कोरोमंडल कोस्ट है हमारा, तो यहाँ पर हमें इतना देना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स हैं।
Now coming to question number 5, define the following terms. डेफिनेशंस भी ज्योग्राफी के पेपर में आपके अच्छे खासे मार्क्स कैरी करते हैं, जिनमें आपके क्लियर कट मार्क्स होते हैं, तो आप डेफिनेशंस को इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत सारे रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस में भी आपकी डेफिनेशंस काम आती हैं, तो आपको वो लर्न भी करनी है, समझ के भी करनी है। तो फर्स्ट ही है सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन द राइट क्वांटिटीज एंड क्वालिटीज ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम। जब हम प्लांट को न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, राइट क्वांटिटी और क्वालिटी, सही मात्रा में सही क्वालिटी का दे रहे हैं ओवर ए सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, तो इसको सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन मीन्स हमें सॉइल को बचाना है। इट इज द एफर्ट मेड बाय मैन टू प्रिवेंट द इरोजन एंड एग्जॉस्शन ऑफ सॉइल। सम मेथड्स लाइक, हम अपनी तरफ से इसमें दे सकते हैं कौन कौन से मेथड्स हम अडॉप्ट कर रहे हैं। Some methods like afforestation, contour plowing, terracing of hills, protection of topsoil, etc. ऐसे कोई भी methods आप as example यहाँ पर दे सकते हैं, mention कर सकते हैं। In second part, with reference to soil erosion in India, answer the following questions. In A part, state any 2 human activities that have led to soil erosion in India. कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से इंडिया में सॉइल इरोजन हो रहा है। ह्यूमन सेटलमेंट्स, हम अपने घर बना रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हमें ज्यादा जगह चाहिए, ज्यादा स्पेस चाहिए। नेक्स्ट इज कल्टीवेशन है, ग्रेजिंग एटसेट्रा, ये सब चीजें हम ले सकते हैं। कोई भी आप इसमें फैक्टर्स दे सकते हैं। इम्प्रॉपर टेक्निक्स ऑफ कल्टीवेशन, जो हमारे कल्टीवेशन के मेथड्स हैं वो फॉल्टी हैं, ये इनमें से कोई भी आप 2 दे सकते हैं। एनी 2 ह्यूमन एक्टिविटीज पूछी गई हैं, आप एक एक्स्ट्रा भी मेंशन कर सकते हैं, कई बार टीचर को ये ना लगे कि ये 2 बिल्कुल सिमिलर जा रहे हैं। इसी का बी पार्ट है, मेंशन एनी 2 एग्रीकल्चरल टेक्निक्स दैट कैन हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो प्रिवेंट सॉइल इरोजन क्या कर सकते हैं हम उसको करने के लिए? क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। सो मेनी मेथड्स आर गिवन इन योर बुक, यू कैन चूज एनी ऑफ द 2 मेथड्स। In third part, with reference to red soil, answer the following. A part, how is it formed? Means how is red soil formed? So weathering of old, crystalline, igneous and metamorphic rocks such as granite and gneiss respectively. कोई सी भी हमारी जो रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक या igneous, इनकी वेदरिंग यानी झड़ने से रेड सॉइल बनती है। उसी में सेकेंड पार्ट, बी पार्ट का आंसर है, why is it good for dry farming? It consists of igneous rocks formed from heavy rainfall and thus does not require moisture. क्योंकि heavy rainfall से बनी है तो soil में already moisture है, इसीलिए it is good for dry farming. C part, name any 2 areas where it is found. Large parts of Tamil Nadu, Karnataka, मध्य प्रदेश etc. एरियाज में आपको 2 या 3 एरियाज एग्जैक्टली याद रखने हैं। Fourth part, give a reason for the following statement. In A part, black soil has self-flowing property. Self-flowing property black soil में क्यों होती है? So black soil when dry, जब वो dry हो जाती है, it hardens and forms deep cracks. Hard होने पे उसमें cracks आ जाते हैं, which allow air, सनलाइट एंड वाटर टू सीप थ्रू। तो जब हमारे उसके अंदर क्रैक्स होंगे तो उसमें से एयर या सनलाइट या वाटर सीपों के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से उसको हमें ज्यादा फ्लो नहीं करना पड़ता, ज्यादा हल नहीं चलाना पड़ता हमें ऐसी मिट्टी को, क्योंकि उसके लम्प्स ज्यादा नहीं होंगे। बी पार्ट में, लेटेराइट सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। लेटेराइट सॉइल इज फॉर्म्ड बाय लीचिंग। ऐसा कोई भी रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आता है, सबसे पहले उसकी फॉर्मेशन को ही आप माइंड में लाके देखिए, आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो लेटेराइट सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय लीचिंग। लीचिंग by which water soluble nutrients like lime and silica percolate down the soil, renders the topsoil infertile with only oxides of iron and aluminium. तो इसीलिए हमें ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता, तो इसीलिए उसकी फर्टिलिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं रहती है। इन सी पार्ट, एल्यूवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। ये तो हम सबको पता है कि एल्यूवियल सॉइल ही सबसे अच्छी फर्टाइल सॉइल होती है। यहाँ हमने रीजन देना है, फिर से फॉर्मेशन के साथ ही जुड़ा हुआ है। एल्यूवियल सॉइल इज फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट्स
eroded from rocks, consist of sand, silt and clay and replenished by flood in case of खादार। अगर हम खादार की बात करते हैं तो वो हर साल नई होती है, रेप्लेनिश हो जाती है, वो भी एल्यूवियल सॉइल की ही टाइप है। मोरओवर एल्यूवियल सॉइल बनती ही किसकी वजह से है? सेडिमेंट्स जो ऊपर से इरोड होकर आए हैं। जब रिवर ऊपर से आई हैं तो अपने साथ टॉप सॉइल के काफी सारे सेडिमेंट्स नीचे लेकर आई हैं, तो वो सेडिमेंट्स जो होते हैं वो रिच होते हैं सैंड में, सिल्ट में, क्ले में, तो वो मिट्टी को रेप्लेनिश कर देते हैं, यानी कि वो फर्टाइल हो जाती है। और इन केस ऑफ खादार तो वो जब जब फ्लड आएगा वो दोबारा रेप्लेनिश हो जाएगी। भंगार में ऐसा नहीं होगा। तो जैसा आप देख रहे हैं, मैंने आपके साथ जो पेपर का फॉर्मेट डिस्कस किया था उसी पेपर फॉर्मेट पे ये आपका स्पेशल पेपर बना हुआ है। इनफैक्ट ज्योग्राफी का हर साल का पेपर आपका इसी फॉर्मेट पे बनता है। एक दो चैप्टर्स में चेंजेस आए हैं अगर हम बहुत पीछे वाले पेपर्स की बात करेंगे, बट अदरवाइज आप देख सकते हो कि आपके हर चैप्टर से जो यूनिट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे उसमें से आपके पास एक एक क्वेश्चन पूरा आ रहा है। जैसे अब ये पूरा का पूरा आपके पास सॉइल का है, पिछला वाला पूरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो क्लाइमेट से है, अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो नेचुरल वेजिटेशन से है। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आप कौन से 5 चैप्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से करके, एटलीस्ट ज्योग्राफी में आपको सारे चैप्टर्स में बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर आपने 100 स्कोर करना है या पेपर को बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे, उसके लिए तो आप एमसीक्यू भी नहीं छोड़ोगे। बट अदरवाइज अगर हम 6 चैप्टर्स, हमें 5 की बजाय 6 करने चाहिए, और उसके अलावा वाले यूनिट्स अगर हम कर रहे हैं 9 के 9, मतलब बाकी 3 जो आप छोड़ रहे हो उनमें से सिर्फ आपको एक एक नंबर का एमसीक्यू आना है। तो अगर आप 3 या 4 नंबर कटवाने के लिए रेडी हो तो आपको उन चैप्टर्स में ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। बाकी मैं किसी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं बोल सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट, Mahesh went for an excursion with his friend and came across a marshy area with the trees that had stilt-like roots. कौन से एरिया में ऐसे रूट्स होते हैं जो स्टिल्टेड होते हैं? ए पार्ट, विच नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट डिड ही कम अक्रॉस? कौन सी जगह पे आया है वो, ऐसा कौन सा एरिया है? एज यू नो दिस इज टाइडल फॉरेस्ट और यू कैन से लिटोरल फॉरेस्ट। बी पार्ट, नेम वन एरिया इन इंडिया वेयर दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड। ये तो हम सबको अच्छे से पता है, सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। सबसे मेन एरिया इसका सुंदरबन डेल्टा ही है जहां पर सुंदरी ट्रीज की वजह से इसका नाम सुंदरबंस पड़ा है। तो एक एरिया तो वही हो गया, बाकी उसके अलावा आप कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कोई भी और ले सकते हैं जहां पर हैं, आपको पता है कि स्टिल्टेड रूट्स होती हैं। नेक्स्ट इज, व्हाई इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कॉमर्शियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट बेल्ट? यानी कि कॉमर्शियली अगर हम देखेंगे इकोनॉमी वाइज तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? दे आर commercially the most important forest belt as trees occur in pure strands, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे ट्रीज जो हैं वो अपने प्योर स्टैंड में हैं। इसके अलावा these are the most exploited forest, क्योंकि हम इसके अंदर तक चले गए हैं, exploited forest हैं, that provide valuable timber and many other products। आप लिख सकते हो बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं of high economic value, in demand, very much in demand, स्पेशली सैंडलवुड, सल, टीक, सीमल, ये सब जो पेड़ हैं जो इसी में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, इकोनॉमिकली काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, हमें वैल्यूएबल टिम्बर देते हैं, बहुत ज्यादा डिमांड में है। इन्हीं सब लाइन को आप मिक्स करके इसका आंसर ले सकते हो। और क्योंकि अब हम इसको अच्छे से एक्सप्लॉइट कर चुके हैं, क्योंकि एवरग्रीन में तो हमें अंदर जाने में दिक्कत है, तो कमर्शियली इतने ज्यादा इसीलिए हो गए हैं क्योंकि हमें इनमें अंदर जाने में दिक्कत नहीं होती है। बी पार्ट है, वाई आर लॉन्ग एंड डीप रूट्स अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेजर्ट वेजिटेशन? तो डेजर्ट वेजिटेशन में जड़ें जो होती हैं वो लंबी और गहरी क्यों होती हैं? तो क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। क्या चाहिए डेजर्ट में? पानी नहीं होगा, पानी लेने के लिए रूट्स दूर दूर तक जाएंगी। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम डीप अंडरनीथ सो दैट दे कैन विथस्टैंड द ड्राई कंडीशंस प्रिवेलिंग ऑल ईयर राउंड। तो वहां पर पूरा साल ही ड्राई कंडीशंस रहने वाली हैं, तो डीप रूट्स जाएंगी अंडरनीथ, दूर दूर तक जाएंगी जहां भी उनको पानी का कुछ भी दिखाई देगा। तो इन थर्ड पार्ट, व्हाई इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन द नीड ऑफ द आवर? 3 points are required because this question carry 3 marks. So 3 points you can give. First is, increased urbanization and industrialization have resulted in the encroachment on forested areas
causing them to dwindle due to ever increasing demand of timber। क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, जिसके लिए हमें चीजें चाहिए, लकड़ी चाहिए, उसके लिए हम फॉरेस्ट से ही तो लेके आएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, आप इंक्रीज अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन को थोड़ा और शॉर्ट में ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट वी कैन गिव फॉरेस्टेड एरियाज आर बी कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर लैंड। क्यों चाहिए? टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, फूड डिमांड इंक्रीज होगी, तो हम क्या करेंगे? फॉरेस्टेड एरिया को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर देंगे। थर्ड इज लार्ज फॉरेस्ट एरियाज आर मेड इनटू पेस्चर लैंड्स फॉर द ग्रेजिंग कैटल। कैटल भी चाहिए हमें, उनके लिए ग्रेजिंग ग्राउंड्स भी चाहिए होंगे। एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम और ले सकते हैं, इंक्रीज डिमांड फॉर टिम्बर एज रॉ मटेरियल इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक pulp and paper and furniture industry had led to rapid deforestation। इन इंडस्ट्रीज के लिए तो चाहिए ही हमें टिम्बर है, तो वहां पर हमें डिमांड को कंप्लीट करने के लिए फॉरेस्ट को ही काटते जा रहे हैं। तो नीड फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन का मतलब ही है कि हमें क्यों बचाना है जंगलों को, क्योंकि जंगल कम हो रहे हैं। तो आप कोई भी पॉइंट दे सकते हैं इसमें। हमारी फॉल्टी जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, जैसे जूमिंग कल्टीवेशन है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, उससे भी फॉरेस्ट ट्रैक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। हम ये आंसर भी इसके अंदर दे सकते हैं। In fourth part, name a forest conservation method that involves the local community। local community को इन्वॉल्व करने वाला, वैसे तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो इसमें हम कौन सा ले सकते हैं? सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री एटसेट्रा भी और भी आपके पास इसके हैं। आर रेजिंग awareness among the local communities and ensuring the involvement of local people in conservation। सबसे अच्छा कौन उस जगह की रक्षा कर सकता है, बचा सकता है, कंजर्व कर सकता है? जो वहीं रह रहा है, जो पीपल वहीं रह रहे हैं, जो लोग वहीं रह रहे हैं। तो अगर हम उन्हीं को अवेयर कर देंगे, लोकल कम्युनिटीज को, और उनको इन्वॉल्व करेंगे कंजर्वेशन मेथड्स में, तो ये हम अडॉप्ट किस में करते हैं? सोशल फॉरेस्ट्री या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री में। और भी मेथड्स आप इसके मेंशन कर सकते हैं। बी पार्ट, विच प्रिमिटिव सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर हैज लेड टू ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन द पास्ट। अब हम आज सोच रहे हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, लेकिन पास्ट ईयर्स में तो किसी ने नहीं सोचा। अगर सोचा होता तो आज ये हालत ही नहीं होती। तो उस समय कौन सी ऐसी प्रिमिटिव सिस्टम है एग्रीकल्चर का जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं साबित हुआ? अभी मैंने बोला था जूमिंग है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, स्पेशली इन द हिली एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जिसमें हम एक जगह को यूज करते हैं, जब वो उतनी फर्टाइल नहीं रह जाती, हम उसको खाली छोड़ के जला के चले जाते हैं दूसरी जगह पे। तो ये पहले तो था, क्योंकि पहले बहुत जंगल थे, बहुत एयर क्लीन थी, सब कुछ था, तो पॉसिबल था। अब पॉसिबल नहीं है और अब उसका नुकसान हमें हो चुका है। C part, name the process which involves planting 2 saplings for each tree that is felled। अगर हमने एक पेड़ काटा है, उसकी जगह हमें 2 सैपलिंग्स लगाने चाहिए, और सिर्फ लगाने ही नहीं चाहिए, उनको उनकी इनिशियल ग्रोथ में हमें उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। तो ये मेथड है हमारा रिफॉरेस्टेशन, और आप इसको एफॉरेस्टेशन भी कह सकते हैं। शुड बी अंडरटेकन थ्रू प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव इन एरियाज अनफिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अराउंड इंडस्ट्रीज। स्पेशली हम वहां पर कर सकते हैं जहां पर इंडस्ट्रीज है, क्योंकि आपको पता है वहां एयर पॉल्यूटेड हो जाएगी। ऐसी जगह पर हमें फॉरेस्ट मतलब या रिफॉरेस्टेशन या और ज्यादा पेड़ जरूर लगाने चाहिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट इज व्हाई इज देयर अ नीड फॉर इरिगेशन इन इंडिया। तो आपको पता चल रहा है वाटर सोर्सेज चैप्टर पे हम आ गए हैं। 2 रीजंस फॉर 2 मार्क्स। तो आप इसमें बहुत सारे रीजन आपकी बुक में दिए गए हैं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हमारा पहला रीजन हो सकता है। अनसर्टेनिटी ऑफ मॉनसून, टाइम पे नहीं आता है। टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन इन इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में, या कहीं पे भी आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो प्रोडक्शन को, तो वहां पर आपके पास जरूरत है आपको इरिगेशन करने की इंडिया में, क्योंकि रेनफॉल हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड तो है नहीं है, अनइवन है। तो ऐसे और भी पॉइंट्स आपके बुक में दिए हुए हैं, 6-7 पॉइंट्स आर देयर, आप उसमें से कोई 2 चूज कर लीजिए। सेकेंड पार्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन इनंडेशन कैनल एंड पेरिनियल कैनल। तो कौन कौन से डिफरेंसेस आ जाते हैं इनंडेशन कैनल और पेरिनियल कैनल में? इनंडेशन कैनल जो होती हैं इनका लिमिटेड यूज होता है, और जो हमारे पास पेरिनियल कैनल है यानी उनमें पूरा साल पानी रह रहा है, तो वो इरिगेट करते हैं लार्ज एरिया को। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है? हम बीच में जब भी डिफरेंसेस आ जाए बीच में लाइन डाल के इनंडेशन कैनल और पेरिनियल कैनल करके लिखेंगे।
Inundation में they have water in them when excess water flows in them during the rainy season. जब एक्सेस वाटर होगा, रेनी वाटर होगा, या यूं कहेंगे कि जब फ्लड का टाइम होगा तो एक्सेस वाटर फ्लोज इनटू देम, तभी उनके अंदर पानी आएगा। उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए इनंडेशन कैनल बनाई जाती है। पेरिनियल कैनल, they have water in them throughout the year as they draw out water from पेरिनियल सोर्सेज। पेरिनियल मीन्स ईयर अलोंग, जिनको पूरा साल पानी मिल रहा है। सेकेंड पार्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर 2 मार्क्स का है तो हमें 2 पॉइंट जरूर देने हैं। सेकेंड पॉइंट इनंडेशन में हो जाएगा ड्रॉ वाटर फ्रॉम रिवर्स विदाउट कंस्ट्रक्शन एनी बैरेज और डैम। हम कोई उसके ऊपर डैम या बैरेज या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ओपनली बस हम पानी ले रहे हैं। और पेरिनियल में वाटर इज टेकन बाय कंस्ट्रक्टिंग बैरेजेस और डैम्स विद द हेल्प ऑफ स्लुइस गेट्स एंड स्टोर्ड इन रिजर्वॉयर्स। तो यहाँ पर प्रॉपर हम प्लान्ड वे में चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि मुझे पूरा साल इनसे पानी मिलना है। मोरओवर एक आप थर्ड पॉइंट भी ले सकते हैं, पेरिनियल कैनल के केस में इट कैन इरिगेट अ लार्ज एरिया, और इनंडेशन कैनल में लिमिटेड यूज इन अ लिमिटेड एरिया। Next part is third part. Name a state in India where the tube wells are commonly used and give 2 reasons in support of your answer. तो कौन सी स्टेट है जहां पर ट्यूब वेल्स यूज होते हैं? इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स इंक्लूडिंग स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, क्योंकि यहीं पर ये हमारा क्या है, इंडो-गैंजेटिक प्लेन हमारा सबसे फर्टाइल एरिया आता है। अभी हमने एलुवियल सॉइल के लिए भी पढ़ा था इसी एरिया के बारे में। अब क्या 2 रीजन है कि हम यहीं पे ट्यूबवेल से करते हैं इरिगेशन? तो फर्स्ट पार्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेंटीफुल वाटर क्लोज टू द सरफेस, क्योंकि नदियों का जाल बिछा हुआ है इस एरिया में। आप इंडिया का मैप करते हो, कितनी सारी रिवर्स हैं यहाँ पर, तो प्लेंटीफुल वाटर है और उनका वाटर लेवल भी अच्छा है, तो क्लोज टू द सरफेस है, जिसको हम ट्यूबवेल से बाहर ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज रेगुलर चीप इलेक्ट्रिसिटी। कई स्टेट्स में तो आपको पता ही है कि फार्मर्स को चीप इलेक्ट्रिसिटी और भी ज्यादा सब्सिडाइज्ड रेट पे दी जाती है, तो रेगुलर चीप इलेक्ट्रिसिटी चाहिए है, जो कि मिलती है इन स्टेट्स में। और थर्ड है फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव एरिया। अगर मेरा एरिया प्रोडक्टिव होगा तो उससे जो मुझे प्रोडक्शन मिलेगा उसमें मेरा पैसे का कीमत निकल जाएगा। तो फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव एरिया सो दैट कॉस्ट कैन बी रिकवर्ड। ट्यूबवेल लगाने में थोड़ा तो खर्चा करना पड़ा है हमें, लेकिन अगर वो रिकवर हो जाएगा तो हमें वो बुरा नहीं लगेगा। ये हमारा थर्ड पॉइंट होगा, क्योंकि ये 3 मार्क्स का है, जिसमें एक में तो आपको स्टेट का ही मिल जाएगा। बेसिकली आपको 2 ही रीजन देने हैं, इन 3 में से आप कोई 2 रीजन दे सकते हैं। फोर्थ पार्ट इज ए, व्हाट इज मेंट बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके बिना तो शायद ज्योग्राफी का पेपर बनता ही नहीं है इस क्वेश्चन के बिना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स द कलेक्शन एंड स्टोरिंग ऑफ रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज, स्पेशली ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स। तो आप इसको यही मान सकते हैं कि जहां पर भी हमें पानी मिल रहा है वो हो जाए। तो हम इसमें साथ में प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, जहां भी पानी है उसको बचाया जाए। तो ये हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट इज मेंशन एनी 2 वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस फॉलोड इन इंडिया। कोई भी 2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस को जो इंडिया में हो रही हैं वो आपने एक्सप्लेन करनी है। हम कोई भी 2 कर सकते हैं। मैंने हरियाली, अगर आपने नाम सुना है, हरियाली एक है, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सेकेंड इज वाटर कंजर्वेशन मिशन नेम्ड नीरू मीरू। ये इस नाम से, नीरू मीरू के नाम से वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि इंडिया के पर्टिकुलर मेंशन करने हैं तो आप उनका अगर नेम देंगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। तो फर्स्ट इज हरियाली, सेकंड इज नीरू मीरू, थर्ड इज अ क्रेसेंट शेप्ड बन कॉल्ड जो हेड। अगर आपने पढ़े हैं तो जो हेड का सिस्टम भी होता है। और एक हम और भी ले सकते हैं, 200 ईयर ओल्ड सिस्टम ऑफ यूजिंग बैम्बूज इन मेघालय। तो आप इनमें से कोई भी 2 चूज कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि इंडिया में तो ये काम बहुत पहले से होता आ रहा है। Now straightway coming to question number 11, part 1. Mention 2 advantages of using waterways. So waterways हमारे लिए क्यों अच्छे हैं, advantages देना है। First point is waterways are the cheapest means of transport as their construction and maintenance cost is quite less, क्योंकि हमें काफ़ी less cost में मिल जाते हैं। Second is environment friendly and fuel efficient mode of transport. Next extra point is to transport large quantities of bulky goods like coal, petroleum, etc. over long distances. Ships are excellent means of transport.
In second part, what is the importance of golden quadrilateral? So first point is it ensures smoother and faster movement of people and goods between major cities and as well as ports. Second, provides better access to varied markets for trading of goods, thus helping in job creation as well. तो हमें उन जगहों पे रहने वाले लोगों को जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, मोर ओवर ट्रेड और बिजनेस अच्छे से फ्लॉरिश हो जाता है. थर्ड पॉइंट, मेंशन 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ रोडवेज. तो रोडवेज के नेगेटिव पॉइंट्स आपने देने हैं. फर्स्ट इज नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए रोडवेज काफ़ी इनकन्वीनियंट वे है. B is difficulty in loading and overloading of heavy commodities like coal and iron, etc. C is rapid rise in number of vehicles resulted in increase in pollution as well as accidents. Rising cost of petrol and diesel along with road tax, toll tax, etc. have made it more expensive. उतने में हम किसी जगह की ट्रेन की टिकट ले सकते हैं जितने में अगर हमें कहीं जाना है अदर देन मेरा कार, मेरा फ्यूल, फिर भी मुझे उतना ही टोल टैक्स देना पड़ जाता है क्योंकि आजकल तो बहुत सारी रोड एटलीस्ट हमारे एरिया में, नॉर्दर्न इंडिया में प्राइवेटाइज हो चुकी हैं, तो इसीलिए हमें टोल टैक्स और ये भी एक बर्डन की तरह लगता है. तो रोडवेज के ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं, आपको इनमें से कोई चूज करने हैं. Now next is give a reason for the following. So A part is railways are well developed in northern states of India. Northern states of India with its flat leveled land, high density of population and rich agricultural economy has the most favorable conditions for the development of railways in this zone. B part is sea transport has lost its popularity in recent times. So sea transport cannot compete with other means of transport because of its slow speed. Second is affected by weather disturbances like cyclones and tornadoes, making the seas rough and dangerous. Moreover, long hours of sea cause seasickness, etc. In next part, helicopter services are crucial during emergencies. During emergencies, helicopters play a major role in distribution of relief and in the evacuation process. मतलब लोगों को बाहर निकालने में help करता है. Like airlifting of people in trouble, उनको उठाया जाता है लोगों को हेलीकॉप्टर के द्वारा, और एयर ड्रॉपिंग ऑफ नेसेसरी आइटम्स कैन बी डन इजीली विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर्स, क्योंकि हमें इमरजेंसी का ही देना था. अदरवाइज अगर हमें वैसे पॉजिटिव पॉइंट्स देने हैं तो उसमें हम टूरिज्म का पॉइंट भी दे सकते हैं. आजकल बहुत रिजिड टेरेन वाले जगहों पे भी टूरिज्म पॉसिबल हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ हेलीकॉप्टर्स. जैसे केदारनाथ जी हैं तो रास्ते बहुत मुश्किल है, लेकिन अब क्योंकि हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्राइवेटाइज हो गई हैं वहाँ पे तो आप जा सकते हैं, दर्शन पॉसिबल हैं. तो ये सब चीज़ें भी हम लिख सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ उन्होंने सिर्फ इमरजेंसी के लिए बोला था तो हमने, और वैसे भी हमने केदारनाथ मूवी में भी देखा था ना, इमरजेंसी के टाइम में हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्टिंग हुई थी. तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हम ज्योग्राफी के टोटल मैंने आपके साथ 5 क्वेश्चंस कवर किए आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस, क्योंकि आपको सेक्शन बी में 5 ही क्वेश्चंस करने हैं. आप और अलग चैप्टर्स भी चूज कर सकते हैं, बट जैसा मैंने आपको गाइड किया था, क्योंकि बाकी चैप्टर्स में आपकी ग्रुपिंग होती है, पेयरिंग होती है, 2 या 3 चैप्टर मिलकर आपका एक क्वेश्चन बनता है. लेकिन आज जो मैंने आपके साथ चैप्टर्स कवर किए हैं वो 5 के 5 वही क्वेश्चंस हैं जो सिंगल चैप्टर से आ रहे हैं. तो सिंगल चैप्टर वाले 5 चैप्टर्स करके आपको एक अपने एक्स्ट्रा सेफर साइड में होने के लिए एक्स्ट्रा भी एक चैप्टर अपने लिए जरूर करके रखिए, एक टॉपिक करके रखिए, चाहे उसमें 2 यूनिट्स हैं. वेस्ट मैनेजमेंट बहुत सिंपल यूनिट है, और इसके अलावा एमसीक्यू के लिए भी हम बिल्कुल रिजिडली फॉलो नहीं कर सकते कि एक आया स्पेसिमेन में तो एक ही आएगा, 2 या 3 भी आ सकते हैं. तो इसलिए हमें थोड़ा सा बाकी चैप्टर्स में भी जाना है. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Thank you.